हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण समिति यशपाल समिति के विषय में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल से होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और मैं आज के ऑनलाइन लेक्चर के इस श्रृंखला में आपको यशपाल समिति के विषय से अवगत कराऊंगा। देश की स्वतंत्रता के बाद अनेक शिक्षा संबंधी आयोगों तथा नीतियों ने शिक्षा के उत्थान का कार्य किया, परंतु 1992 की नवीनतम संशोधित शिक्षा नीति को लागू करने के बाद हमारे देश में तमाम ऐसे आयोग स्वतंत्रता के बाद तमाम आयोग बनाए गए जिनका कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा का उत्थान किया जाए इसके विषय में सुझाव देना था। और इसी क्रम में लगातार 1948, 1952, 1964 इसमें आयोगों का गठन किया गया और उसके बाद शिक्षा की नीतियों को बनाया गया। इन शिक्षा नीतियों में सन 1968 की शिक्षा नीति जो कि सबसे पहली शिक्षा नीति थी और उसके बाद क्रम से शिक्षा नीति आती गई और 1986 का संशोधित रूप 1992 में आया। तो 1992 की इस नवीनतम संशोधित शिक्षा नीति को लागू करने के बाद सरकार को ये महसूस हुआ कि स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम किया जाना आवश्यक है और इसी शैक्षिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से और शिक्षा की अवनति को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। सरकार ये जान चुकी थी कि शैक्षिक बोझ और शिक्षा की अवनति दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से सभी छात्र तनाव में रहते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि ये तनाव आज भी परिलक्षित होता है। और इस तनाव के कारण जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं और एग्ज़ाम्स के आने के समय पर तमाम विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे कृत्य कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये समस्या काफ़ी विकराल थी, लेकिन सरकार और लगातार इस पर विचार भी होता रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा कोई इस पर समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया। लगातार ये समस्या चलती रही। तब इस पर जब ध्यान गया और इस पर तत्समय राज्यसभा के सदस्य जो थे सांसद श्री R.K. नारायण ने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और जब ये प्रश्न राज्यसभा में उठा तब मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिकर और गुणवत्तापूर्ण बनाने, छात्रों की समझ में वृद्धि करने तथा पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक 8 सदस्यीय सलाहकार समिति, एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया और जिसके अध्यक्ष थे जाने माने वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे और उनके नाम पर ही समिति को यशपाल समिति नाम दिया गया और हम सब इस समिति को यशपाल समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति का जो मुख्य जोर था वो बस्ते के बोझ को कम करके परीक्षा प्रणाली को रोचक बनाना था। यहाँ बस्ते के बोझ से जो आशय है वो पुस्तकों की किताबों के बोझ से भी है। हम देखते हैं कि आज भी छोटे छोटे बच्चे जितना उनका खुद का वजन नहीं होता उससे अधिक वजन बस्ते के अंदर होता है और वो अपने शरीर पर लाद कर जो है विद्यालय जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके शारीरिक और उनके मानसिक जो क्षमता हैं उनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो इस समिति ने CBSE, SCERT के पाठ्यक्रम और उस समय जो राज्य में विभिन्न राज्यों में जो पाठ्यक्रम चल रहे थे उनकी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया। साथ ही साथ इन बोर्डों के अध्यक्षों, बहुत सारे प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और शिक्षाविदों से विचार विमर्श किया और इस विचार विमर्श करने के बाद 15 जुलाई सन 1993 को अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था शिक्षा बिना बोझ, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। समिति ने विचार किया कि आखिर समस्याएं क्या हैं। समिति ने 3 चीज़ें जानी कि समस्या क्या है, समस्या के कारण क्या है और उनको कैसे समाधान किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि समिति ने समस्या क्या है इस विषय में क्या बताया। समिति के द्वारा बताया गया कि शिक्षा की शुरुआत कम उम्र में कर दी जाती है, यानी कि शिक्षा की शुरुआत के लिए थोड़ी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य पाठ्यक्रम को पूरा करना है। शिक्षा अगर कम उम्र में शुरू कर दी जाएगी तो बालकों का मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं होगा कि वो शिक्षा संबंधी संघर्षों को ग्रहण कर सकें। इसलिए शिक्षा उपयुक्त आयु में ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य पाठ्यक्रम को पूरा करना है और शिक्षक इसी कार्य में लगे रहते हैं। समिति ने ये देखा कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है, शिक्षकों का केवल यही कार्य होता है कि कैसे भी करके उस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए और सभी शिक्षक इसी कार्य में लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी और जो समय निर्धारित है उस निर्धारित समय में ही पाठ्यक्रम को अपना खत्म कर दें, उस पाठ्यक्रम को पूरा कर दें।
इस चीज़ से, पाठ्यक्रम को ख़त्म करने से ये कहीं भी नहीं होता कि बच्चों को मानसिक रूप से उसकी लब्धि कितनी हो सकी है। अत्यधिक बड़ी कक्षाएं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों के कारण शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरी करने के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। जब बड़ी कक्षाएं होती हैं जहां छात्र संख्या ज़्यादा है, एक अध्यापक जब छात्र बहुत ज़्यादा होते हैं, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं, कक्षा में 50, 60, 70, 100 विद्यार्थी बैठे होते हैं, तो उन तक अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाते। इसलिए अत्यधिक बड़ी कक्षाएं, भारी पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसमें समावेश जो किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। कठिन पुस्तकों के कारण शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरी करने के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। शिक्षा का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको कैसे भी करके इनके प्रेग्नेंट ख़त्म कर दें। शिक्षा का उद्देश्य तो इसके अतिरिक्त भी हमारा सर्वांगीण विकास करना है। और जो अभी तक इस समिति ने जो समझा, उसको जाना, वो ये बताया गया कि ये जो पाठ्यक्रम है वो कहीं से भी कक्षाओं के लिए निर्धारित जो भी उद्देश्य है उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सामग्री विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। इन पुस्तकों में सूचनाएं अधिक हैं और जीवन से संबंधित ज्ञान कम है। सभी विद्यालयों में बस्ते का बोझ बहुत अधिक है, जिस कारण विद्यार्थी अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं। वही बात है कि अगर बस्ते में बहुत अत्यधिक किताबें होंगी तो उनमें हम पूरी तरीके से संलग्न नहीं हो पाएंगे। हमें अपने कक्षा के अनुसार एक सीमित रूप से किताबों का प्रयोग करना चाहिए और उन किताबों में जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो इस तरह के हो कि वो हमारा सर्वांगीण विकास कर सके। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा अरुचिकर, बोझिल और नीरस है, जिससे विद्यार्थी अध्ययन में तन्मयता के साथ संलग्न नहीं होते हैं। यानी कि जो विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है वो क्योंकि उसका उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना है, तो वहाँ पर हम रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इससे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बोझिल और नीरस हो जाती है। पाठ्य पुस्तकों की भाषा जनभाषा से अलग है और इसी कारण ये विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती है। जो पाठ्य पुस्तकों में भाषा अपनाई गई है वो उनकी मातृभाषा से अलग है और उनकी जनभाषा जो आमतौर पर बोली जाती है उससे अलग है। इसलिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको बच्चे नहीं समझ पाते और उनको नहीं समझ पाने के कारण से वो वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाते हैं। परीक्षा में अंक प्राप्त करना ही योग्यता की एकमात्र निशानी माना जाता है। यानी कि परीक्षा में हम जितने अंक प्राप्त कर रहे हैं हमें उतना ही विद्वान माना जाएगा और इसी आधार पर बालकों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाता है। कोई प्रथम श्रेणी आया, द्वितीय श्रेणी आया, तृतीय श्रेणी आया और इसी कारण से विद्यार्थी क्या होता है, अधिक से अधिक अंक लाने के लिए लगातार डटे रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं लगातार जो है वो हम कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाएं और इसी क्रम में वो क्या करते हैं कि लगातार रटने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाते हैं। समझने के साथ साथ रटने में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और ये रटने की जो प्रवृत्ति है वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। समिति ने समस्या क्या है ये बताया, फिर समस्या के पीछे क्या कारण है ये बताया कि परीक्षाओं का आधार केवल अंक प्राप्ति है, यानी कि अंक प्राप्त करने के लिए बच्चे लगातार प्रयास करते हैं। शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी भी समस्या का एक कारण है। शिक्षकों का उत्तरदायित्व केवल इतना ही नहीं है कि पाठ्यक्रम को समाप्त कर दें, अन्य उत्तरदायित्व भी हैं। इसलिए शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी भी समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। विद्यालयों में पुस्तकालय का अभाव तथा दोषपूर्ण कार्यप्रणाली। उस समय ये देखा गया कि विद्यालयों में पुस्तकालयों का बहुत अभाव है। पुस्तकालयों में जब पुस्तकें नहीं होंगी, पुस्तकालय ही नहीं होगा, तो विद्यार्थी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे और उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। केवल जो पाठ्यक्रम उनकी कक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, केवल वही पाठ्यक्रम का अध्ययन करके सीमित रूप से अपने मस्तिष्क का विकास कर पाएंगे। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को ही अपने कार्य की सीमा मानते हैं, इसलिए उनका लक्ष्य कोर्स को पूरा करना होता है। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम। निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया गया है, जिससे निम्न कक्षाओं के विद्यार्थी बौद्धिक स्तर के अनुसार इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्रोफेसर यशपाल की समिति ने अपने अध्ययन में ये पाया कि निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया गया है, यानी कि कक्षा अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है। अतः एक बार पुनः जो है इस पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने पर बच्चे अपने मस्तिष्क या अपने स्तर पर, अपने भौतिक स्तर के अनुरूप
उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। प्रायः विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, इससे पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है। यदि ये पाठ्यक्रम विद्यालय स्तर के शिक्षकों के द्वारा निर्धारित किया जाए या जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाए तो इस पाठ्यक्रम को उचित ढंग से बनाया जाएगा। लेकिन जब विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है, तो उसका निर्माण किया जाता है, तो ये पाठ्यक्रम विस्तृत हो जाता है और अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। और इस अनावश्यक रूप से बढ़े हुए पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को अध्ययन करना पड़ता है, जिस कारण से वो क्या होता है, समय, श्रम, धन हर चीज़ के रूप में व्यय होता है और इस व्यय होने के कारण से ये अपव्यय होता है और ये एक प्रकार का अपव्यय जो है वो कहीं से कहीं भी सार्थक नहीं होता है। अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और प्रयोग को सामाजिक वातावरण में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझते हैं। इससे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे सामग्री को समझने के बजाय रटने लगते हैं। ये प्रवृत्ति आज भी देखी गई है। अंग्रेजी जो बोलता है उसको सामाजिक रूप में ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त देते हैं हम लोग, ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त होता है। ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा विद्वान है और इसीलिए क्या होता है कि बच्चे जो हैं अंग्रेजी को रटने लगते हैं। अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं वो उस सामग्री को, जिस भी विषय की सामग्री है उसको रटने लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी जितनी अच्छी तरीके से अपनी मातृभाषा या अपनी जनभाषा में समझने का अवसर मिलता है उससे कम अच्छी तरीके से शायद वो उससे समझ पाते हैं। रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा पैदा होती है। स्कूलों में शैक्षिक वातावरण का अभाव अर्थात स्टाफ, भवन, प्रयोगशाला का अभाव है। उस समय ये समस्या कुछ ज़्यादा ही थी। स्कूलों में स्टाफ का अभाव, बिल्डिंग का अभाव, पर्याप्त रूप से कक्ष नहीं बने हुए होते थे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, इन सब का विद्यालयों में अभाव होता था और जिसके कारण से जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। समस्या के समाधान हेतु समिति के द्वारा कुछ सुझाव भी बताए गए हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए। व्यक्तिगत उपलब्धि को प्रस्तुत करने वाली प्रतियोगिता समाप्त की जाए, क्योंकि ये बच्चों को आनंददायक शिक्षा से वंचित करती है। यानी कि केवल किसी बच्चे को व्यक्तिगत उपलब्धि प्रदान करने वाली परीक्षा में शामिल ना किया जाए। इससे बच्चा हालांकि कंपटीशन में प्रोत्साहित तो होता है, लेकिन क्या है कि उसका उद्देश्य केवल उस व्यक्तिगत उपलब्धि को प्राप्त करने तक ही सीमित रह जाता है, जिससे कि वो आनंददायक शिक्षा से वंचित हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, ताकि इन कार्यों में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि हो सके। इससे पहले तक ये देखा गया था कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण था वो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया जाता था, जिससे कि वो पाठ्यक्रम अत्यधिक रूप से विस्तृत हो जाता था। यहाँ पर इन्होंने बात की है कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और इस कार्य में शिक्षकों की सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए। ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में स्कूलों के नियोजन व प्रशिक्षण का कार्य इनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये जो शिक्षा समितियाँ ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इनका गठन करने की बात की गई है। अब आप देखते हैं कि इन समितियों का गठन इस समय भी चल रहा है और इन समितियों के द्वारा स्कूल के विषय में विभिन्न प्रकार की प्लानिंग और ट्रेनिंग का कार्य किया जाता है। जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति भी आज आप देखते होंगे। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से इन्हें खरीदने पर जोर ना दिया जाए, ना ही इन्हें घर ले जाने की कोई आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तकों को स्कूल में रखा जाए, बच्चे घर से स्कूल आएँ और वहीं पर उसका अध्ययन करें। उनकी कॉपीज़ होंगी, उन कॉपीज़ में उनको काम अगर देना है तो सीमित मात्रा में उनको कुछ काम जो भी हल करवाना है वो करवाया जाए। और बच्चे जब घर जाएंगे तो पाठ्य पुस्तकों को स्कूल में छोड़ कर जाएंगे। गृह कार्य के लिए तथा स्कूल में पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों के प्रयोग के लिए अलग से समय सारणी बनाई जानी चाहिए। वहाँ पर ये बताया गया था कि गृह कार्य और इस के लिए जो है स्कूल में पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों के लिए एक अलग टाइम डिसाइड करना चाहिए, अलग टाइम जो है निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में भी कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को स्वतंत्र रूप से, आनंददायक, रुचिकर रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। छात्रों, अभिभावकों व अध्यापकों के लिए शिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाए। इससे पहले किसी भी आयोग ने, किसी भी समिति ने इस तरह का सुझाव नहीं दिया था। प्रथम बार एक महत्वपूर्ण सुझाव इस समिति के द्वारा दिया गया था कि छात्रों, अभिभावकों व अध्यापकों के लिए
शिक्षा दर्शन एक दूरदर्शन कार्यक्रम जो अभी शुरू किया जाना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें भी हमारे शिक्षा दर्शन नाम के एक कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न कक्षाओं का संचालन किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन प्रतिबिंबित होना चाहिए। कठिन तथा बोझिल भाषा को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया जाना चाहिए और व्यावसायिक दक्षता वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि जो सेवाकालीन शिक्षक हैं उनको भी समय समय पर उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए निर्धारित मानदंडों को अधिक कड़ा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मान्यता दी है और वो मान्यता पूरे जो मापदंड हैं उनको निर्धारित किए बिना ही दे दी जाए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्याप्त कक्षा कक्ष, जो भी बिल्डिंग है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, शौचालय है, मैदान है और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं वो सब पूरे किए जाने चाहिए, तभी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता दी जाए। बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्राचार के माध्यम से बीएड के पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। समिति ने ये भी अनुशंसा की थी कि जो पत्राचार के माध्यम से बीएड किया था इसको भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। छोटे बच्चों को बस्ते का बोझ न उठाना पड़े, इसके लिए विद्यालय में ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। स्कूलों को मान्यता देने हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाना चाहिए। सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए। भाषा की पुस्तकों में स्थानीय भाषाओं को स्थान दिया जाए। स्कूली शिक्षकों की भागीदारी पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में होनी चाहिए। समिति ने बस्ते के बोझ को कम करने का सुझाव दिया और ये कहा कि औसतन 4 किलोग्राम से ज़्यादा बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए तथा शिक्षक छात्र अनुपात को 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए अब इस समिति का मूल्यांकन करते हैं। समिति ने बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करके इस दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान की थी। समिति का गठन इस व्यवहारिक समस्या के समाधान हेतु किया गया था कि बस्ते का भार कैसे कम किया जाए। समिति ने अपनी संस्तुतियों में उसे सैद्धांतिक रूप दे दिया, परंतु इस समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी स्तर पर पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, जिस कारण से समिति समस्या के सही स्वरूप को नहीं समझ सकी। रिपोर्ट में स्पष्टता व तार्किक क्रम का अभाव रहा, जिससे समिति के प्रतिवेदन निरर्थक सिद्ध हुए, क्योंकि समस्या के स्वरूप को लिखते हुए समाधान पर प्रकाश डाला गया, लेकिन क्या था, कहीं पर समस्या की चर्चा तो कहीं समाधान की चर्चा, कहीं समाधान के उपाय। इस प्रकार से रिपोर्ट का क्रम भी अव्यवस्थित रहा और इसका कोई सार प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।